हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ज्ञान एक्सपी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कम कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, प्लीज़ जो है वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसमें जुड़ें। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में हम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप अपने टेलीग्राम ऐप पे जॉब एक्सपी सर्च कर लीजिए, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। हम सारे पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शंस हैं 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 या 20 मार्च 1950। तो दोस्तों, बताइए आप लोग कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 मार्च 1950 तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, बात योजना आयोग की हुई है तो आपको बताना है कि अगला प्रश्न है योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों, बताइए आप लोग कि प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, वित्त मंत्री या कैबिनेट सचिव में योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रधानमंत्री तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। योजना आयोग का जो पादेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप याद रखिए कि वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी इसमें बताना है आपको। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, ऑप्शन 2 है आपका मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आपका राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा या ऑप्शन डी है संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शंस में से बताइए आप लोग कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। भारत में योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके ऑप्शन हैं गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या योजना आयोग का उपाध्यक्ष। दोस्तों, क्या लगता है कि आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रधानमंत्री तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना से। तो प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल मई 1951, 1 जून 1952 या 1 जून 1953। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आप लोग बताइए कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों, आप लोग आंसर्स देते रहा करिए, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे। तो आप आंसर्स दीजिए, गलत ही सही कोई बात नहीं, कम से कम आप आंसर्स तो दें। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1951। दोस्तों, 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और मैंने पिछले जो है वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 वर्ष की थी, तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो केवल 4 वर्ष की थी, क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों, आपका अगला प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? आपके ऑप्शन हैं कृषि, उद्योग, पर्यटन या गरीबी हटाओ। तो दोस्तों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कृषि, एग्रीकल्चर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका प्रमुख बल था कृषि पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों, बात की गई है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर बताना है आपको आधारित थी? तो आपके ऑप्शन हैं प्रोफेसर D.R. गार्डिगल। ऑप्शन नंबर 2 है आपका M.N. रॉय। ऑप्शन नंबर 3 है आपका मन्ना नारायण या P.C. महालनोबिस। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी P.C. महालनोबिस की, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विकास का मॉडल था वो P.C. महालनोबिस पर आधारित था, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय विकास गठन का अध्यक्ष कौन होता है, और अब बताना है आपको कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं 1947, 1949, 1950 या 1952। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1952, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, इसे कहाँ से लिया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं सारनाथ स्थित अशोक सिंह के स्तंभ से, इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से, हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों से या रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सारनाथ स्थित अशोक सिंह के स्तंभ से, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है ये जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है। ये आपको याद रखना है कि सारनाथ स्थित, ठीक है, ना कि इलाहाबाद। क्लियर फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रध्वज के प्रारूप को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 22 जुलाई 1947, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, इसमें बात की गई ध्वज गीत की। आपको राष्ट्रीय गीत तो पता ही है, और इसमें पूछा गया है कि ध्वज गीत। तो आपका अगला क्वेश्चन इसी पे है कि ध्वज गीत की रचना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद या माखनलाल चतुर्वेदी। अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए कि ध्वज गीत की रचना किसने की है? तो दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्यामलाल गुप्त पार्षद, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा जो है ध्वज गीत की रचना की गई है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आपका प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है। तो भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है, तो आप लोग बिना ऑप्शंस के बता देंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार हैं। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 22 जून 1946, 25 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। दोस्तों इसमें बात हुई है वंदे मातरम की, तो इसको जो है राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था। दोस्तों बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 26 जनवरी 1950, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसे इस दिन राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है। दोस्तों वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी के किस उपन्यास से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं गढ़ देवता, आनंद मठ, श्रीकांत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आनंद मठ, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी के आनंद मठ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला काफ़ी इजी प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है ये किस संवत पर आधारित है। तो आपके ऑप्शन है शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत या काल संवत। तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। दोस्तों एक चीज़ आप जान लीजिए कि क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं इनको आप एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, मान लीजिए कि जो है ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एलिमिनेशन कैसे करना है, तो अगर आपने पढ़ा है इसको ठीक है तो अब तुरंत ही पता हो जाएगा। मान लीजिए कि काल संवत तो बहुत कम ही पढ़ते हैं, तो ये तो वैसे ही हट जाएगा। ठीक है, अब बचे आपके ये तीन। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए हिजरी संवत भी आपको एलिमिनेट करना है। आपको खुद देख रहे हैं कि ये नहीं होगा। ठीक है, इसको एलिमिनेट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं विक्रम संवत और शक संवत के बारे में। तो ये दो इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको इन्हीं दो में से एक बताना है कि क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर एक यानी कि शक संवत की, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो हमारा भारतीय माफ कीजिए राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 4 मार्च, 8 मार्च, 27 मार्च और 7 अप्रैल में आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 अप्रैल, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अब बताना है आपको कि 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं विश्व जनसंख्या दिवस, चिकित्सक दिवस, कारगिल स्मृति दिवस या विश्व पर्यटन दिवस। बताइए दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में, और आपको पता होगा कि 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो साथियों आपका अगला प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैंने इसको 2 एग्जाम में देखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर एक मान लीजिए एक ही दिन किसी भी एक विशेष तारीख से, इसमें 20 अगस्त है, तो किसी एक ही दिवस से अगर 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है वो। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं आतंकवाद विरोध दिवस, सद्भावना दिवस, प्रगति दिवस या आत्म बलिदान दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों जो 20 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, इसे मनाते हैं सद्भावना दिवस के रूप में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है। एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया। ऑप्शन है आपके सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, वी.एस. नायपाल या टी.एस. इलियट। तो बताइए दोस्तों कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विक्रम सेठ, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। एन इक्बल म्यूजिक के लेखक विक्रम सेठ जी हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 10th से 9th से पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं। प्रश्न है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। इसमें आपको उर्वशी के रचनाकार बताना है। अभी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं होगा। और इन तीन में से बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। इसमें आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो आपके ऑप्शन हैं ग्वालियर, कोणार्क, चेन्नई या मदुरई। तो दोस्तों जो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है ये आपके मदुरई में है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि स्थल है। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं समाधि स्थल से कि किसकी समाधि स्थल कौन है। तो आपके ऑप्शन हैं, इसमें पूछा गया कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है दिल्ली स्थित, जो कि दिल्ली में है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी। तो दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महात्मा गांधी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। दिल्ली स्थित राजघाट ये महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। इसको भी मैंने एक बार एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस की दोनों एग्जाम में देखा था। तो आपके जो है ऑप्शंस, माफ कीजिए, आपका प्रश्न है कि प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है। तो आपके ऑप्शन है नालंदा बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, श्रवणबेलगोला कर्नाटक या खुजराहो मध्य प्रदेश। तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए और बताइए कि इन तीन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आप पिछले वीडियो में इसको डिस्कस भी किया है और मैं जो है इसको मुझे क्वेश्चन फिर मिला था तो मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रसिद्ध जो गोमतेश्वर की मूर्ति है ये है आपके श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर जिले में। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला तो काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है आपको बताना है। तो दोस्तों ये आप लोग बिना ऑप्शंस के बता देंगे कि ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और फ्रेंड्स एक चीज़ मैंने डिस्कस की है कि सबसे अधिक जो है स्तूप कहाँ है, तो वे है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सर्वाधिक वन क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में ही है, एमपी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि झुकी हुई मीनार कहाँ है। तो फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और इटली में बताना है आपको कि झुकी हुई मीनार कहाँ है। तो दोस्तों जो झुकी हुई मीनार है ये आपके पीसा इटली में। ठीक है, पीसा इटली में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है। तो क्या ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस या रोम। तो दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूयॉर्क, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये न्यूयॉर्क में है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये कुछ समाधि स्थल दिए गए हुए हैं
और ये उनसे संबंधित व्यक्ति। तो इनमें से बताइए कि किस की समाधि स्थल उससे संबंधित नहीं है। तो क्या ऑप्शन है? वीरभूमि राजीव गांधी, किसान घाट राजेंद्र प्रसाद, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री या शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान घाट राजेंद्र प्रसाद। ये किसान घाट राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल नहीं है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। और ये किसान घाट किसकी जो है समाधि स्थल है, ये आपको वीडियो के अंत में बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये आखिरी प्रश्न भी था दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर की ये कौन सी समाधि थी, किसान घाट, तो ये किसकी समाधि स्थल है, तो ये को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स।